क्या आप भी पेट दर्द से परेशान हैं या फिर आपके किसी अपने को बार बार पेट में दर्द होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता नहीं लगता है कि ये किसके कारण है। सोनोग्राफी करा चुके हैं, उसके बाद भी इसका कारण पता नहीं चल रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिंह और आज हम इस पेट दर्द के कारण का राज जानते हैं। आखिर पेट में दर्द होता है लेकिन कारण का पता नहीं लगता। इसके पीछे राज क्या है? मेरी ओपीडी में ऐसे मरीज रोजाना आते ही रहते हैं और उनका पेट के इस हिस्से में दर्द होता है और थोड़ा उल्टी जैसा भी महसूस होता है। उनके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, यहाँ तक कि सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आता है। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि सर, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो फिर भी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों मुझे अच्छा फील नहीं होता है? तो मेरा उनसे एक ही सवाल होता है कि क्या आपका पेट का दर्द खाना खाने के बाद बढ़ जाता है? तो मोस्टली लोगों का यही जवाब होता है, हाँ सर, आपने सही कहा, खाना खाने के बाद पेट का दर्द बढ़ जाता है। फिर मेरा दूसरा सवाल ये होता है कि आप ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो भी ये पेट का दर्द बढ़ जाता है? तो भी उनका जवाब हाँ में ही होता है। तो दोस्तों, आखिर ये रहस्य क्या है जिसमें खाना खाए तो पेट में दर्द हो जाता है और खाना खाने में लेट हो जाए तो भी पेट में दर्द होता है? आखिर ये दर्द होता क्यों है? चलो जानते हैं। मोस्टली लोगों में पेट दर्द का मेन कारण होता है गैस और एसिडिटी। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, गैस और एसिडिटी। तो अब ये गैस और एसिडिटी होती क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। इसका मेन कारण है हमारा खान पान। आजकल लोग बाहर की चीज खाने में बहुत यूज करते हैं जिसमें मोस्टली प्रिजर्वेटिव होते हैं पैकेट वाली चीजों में। और बाहर का तला बना हुआ खाना जो होता है उसमें वो एक ही तेल को बार बार यूज करते हैं, उसमें ट्रांस फैट बन जाता है जो कि पेट दर्द का मेन कारण होता है। जैसे कि हम बाहर के पकौड़े, समोसे, दही बड़े, चाट, बर्गर या फिर बाहर की पंजाबी सब्जी या दाल ही क्यों ना हो, इन सभी चीजों में वो रिफाइंड तेल यूज करते हैं। और मोस्टली जब इन चीजों को उस तेल में बार बार फ्राई करते हैं तो उस तेल का खराब रूप बन जाता है जिसे ट्रांस फैट कहते हैं। और वो ट्रांस फैट सीधे हमारे पेट में जाकर एसिडिटी, गैस और बदहजमी कर देता है। मेरी ओपीडी में 90% केस इसी गैस, एसिडिटी और बदहजमी के ही होते हैं जिनके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं और फिर भी उनको परेशानी रहती है। तो दोस्तों, सच कहूं तो इस गैस एसिडिटी का परमानेंट कोई इलाज नहीं है। दवा लो, ठीक हो जाएगी, दवा छोड़ दो, फिर से वही प्रॉब्लम। तो हम ऐसा क्या करें कि इससे छुटकारा मिल जाए? जानते हैं अपने अगले भाग में, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों ये गैस, एसिडिटी और बदहजमी दवा बंद करने के बाद फिर से वापस क्यों आ जाती है और आखिर इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि गैस, एसिडिटी और बदहजमी दिखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये तीन अलग अलग समस्याएं हैं। पहली, गैस, फ्लैटुलेंस या ब्लोटिंग। पेट में हवा जमा हो जाती है, पेट फूला फूला और टाइट लगता है, दर्द हो सकता है और कभी कभी छाती तक जलन महसूस होती है। दूसरी, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी या रिफ्लक्स। पेट से एसिड ऊपर की ओर आता है जिसे लोग अक्सर कहते हैं गैस चढ़ गई है। इसमें छाती में जलन, खट्टे डकार, गले में जलन या खांसी जैसी परेशानी हो सकती है। तीसरी, बदहजमी, इंडाइजेशन। पेट में भारीपन, खाने के बाद बोझ लगना, उल्टी जैसा महसूस होना या भूख कम लगना, ये सब बदहजमी के लक्षण हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर क्यों गैस, एसिडिटी और बदहजमी में दवा बंद करने के बाद फिर से क्यों ये हमें परेशान करने लग जाती है और हमें फिर से उसकी दवा चालू करनी पड़ती है। जब आपको गैस, एसिडिटी या बदहजमी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कुछ दवा लिखता है। वो जो दवा डॉक्टर देते हैं वो एंटासिड होती है, जैसे कि रेनिटिडीन या रेंटैक, पेंटापेराजोल, रैबेपेराजोल, ऑस्मोपेराजोल एटसेट्रा। अब ये एंटा एसिड दवाई काम कैसे करती है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एंटा एसिड यानी कि एसिड के खिलाफ काम करती है, यानी कि एसिड को कम करती है। तो जैसे ये एसिड को कम करती है, एसिडिटी कम हो जाती है और हमारी समस्या भी कम हो जाती है। और जैसे ही हम इन्हें लेना बंद कर देते हैं, वो एसिड फिर से बढ़ जाता है और फिर से समस्या चालू हो जाती है। अगर मैं सच कहूं तो एलोपैथी दवा गैस, एसिडिटी, बदहजमी जैसी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकती, बस इसे दबा सकती है। मैं कोई एलोपैथिक के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी एक एलोपैथिक डॉक्टर ही हूं, पर मैं जानता हूं कि ये दवाई एसिडिटी को सिर्फ दबाती है, इस समस्या को खत्म नहीं करती। अगर इस समस्या को खत्म करना है तो बने रहें मेरे साथ। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे हम नेचुरली इस गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याओं से परेशान हैं और दवा ले लेकर थक चुके हैं, तो अब जो स्टेप्स मैं बताने जा रहा हूं
उन सबको फॉलो करो ताकि ये समस्या जड़ से ही खत्म हो जाए। स्टेप नंबर 1, अगर आप बाहर का खाना या पैकेज्ड फूड बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हो तो उसे खाना तुरंत बंद कर दें, क्योंकि ये समस्या की मुख्य जड़ है। जैसा कि हम पहले बात कर ही चुके हैं कि पैकेज्ड फूड में प्रिजर्वेटिव और बाहर के तले हुए फूड में ट्रांस फैट आपकी गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याओं को एकदम से बढ़ा देते हैं। स्टेप नंबर 2, रोजाना सुबह उठकर उठने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर कम से कम 1 लीटर गुनगुना पानी पीने की आदत बनाएं। शुरुआत सीधे 1 लीटर से नहीं करना, नहीं तो परेशानी हो सकती है। शुरुआत में आधा लीटर पिएं और धीरे धीरे करके बढ़ाएं। और अगर आप 1.5 लीटर तक पी सकते हैं तो और भी अच्छा है, बट जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे इसे अपनी आदत बनाएं। यह एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याओं को भी कम करता है। स्टेप नंबर 3, खाने के साथ कच्ची सब्जी जैसे टमाटर, ककड़ी, प्याज, खीरा, गाजर, मूली आदि सलाद के रूप में जरूर शामिल करें। कम से कम दिन की 2 मेन मील में इनको शामिल करें। ऐसा करने से आपको फाइबर रिच डाइट मिलेगी और एसिडिटी, गैस जैसी समस्याएं कम होंगी, क्योंकि फाइबर्स आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ करते हैं, जिससे गैस जैसी समस्याएं कम होती हैं। स्टेप नंबर 4, रात को सोने से पहले हैवी मील ना लें। रात का खाना सोने के लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए और वो हल्का होना चाहिए, जैसे कि ओट्स मील, दलिया या खिचड़ी। क्योंकि अगर हम रात को हैवी मील लेकर सीधा सो जाते हैं तो हमारी आंतों में बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है और वो बदहजमी, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं को बढ़ावा देती है। स्टेप नंबर 5, खाने के बाद सीधा बेड पर ना जाएं। कम से कम 10 से 15 मिनट वॉकिंग करें। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। और अगर आप यंग हैं तो दिन में 45 मिनट एक्सरसाइज की हैबिट बनाएं। अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो 90% केस में आपकी गैस, एसिडिटी की समस्या खत्म हो जानी है। मगर लेकिन ये समस्या फिर भी रहती है तो आपको एंडोस्कोपी जैसी रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि कौन सी पेट की ऐसी बीमारियां हैं जो सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस नहीं हो सकती, लेकिन एंडोस्कोपी में डायग्नोस हो सकती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम जाने कि एंडोस्कोपी करवाने की जरूरत कब पड़ती है, पहले ये समझ लेते हैं आखिर ये एंडोस्कोपी होती क्या है। एंडोस्कोपी एक सेफ और सिंपल प्रोसीजर होता है जो लगभग 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसके सामने एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, उसे मुंह के द्वारा पेट में उतारा जाता है और कैमरे से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे कि एसोफेगस, स्टमक और छोटी आंत की वीडियो टीवी पर दिख जाती है और अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वो पता चल जाती है। इस प्रोसेसर में माइल्ड सेडेशन, थोड़ा बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है और कोई दर्द नहीं होता। अब जानते हैं ये प्रोसेसर कब करना चाहिए। नंबर 1, अगर आपको बार बार एंटासिड लेना पड़ रहा है लंबे टाइम से और एंटासिड लेने के बाद भी आराम पूरी तरह से नहीं मिलता। नंबर 2, अगर आपकी पॉटी का कलर काला है या पॉटी में ब्लड आ रहा हो तो एंडोस्कोपी करवाना कंपलसरी हो जाता है। नंबर 3, अगर पिछले 3-4 महीना से लगातार आपका वजन घटता जा रहा है तो भी यह करवाना जरूरी है। नंबर 4, अगर आप खाना खाते हैं और उसे निगलने में तकलीफ होती है तो भी एंडोस्कोपी करवाना जरूरी हो जाता है। नंबर 5, अगर आपको ब्लड का वॉमिट हुआ है तो भी एंडोस्कोपी करवाना जरूरी है। एंडोस्कोपी में क्या क्या देख सकते हैं, चलो अब इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, आंतों का अल्सर। नंबर 2, एसिड रिफ्लक्स के निशान। नंबर 3, कोई इंफेक्शन जैसे कि एच पाइलोरी बैक्टीरियाज। नंबर 4, आंतों में कोई ग्रोथ या गांठ जैसे कि कैंसर आदि। और यदि केवल गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी नॉर्मल चीज है तो एंडोस्कोपी नॉर्मल ही आती है, चिंता की बात नहीं है। तो दोस्तों, एज अ डॉक्टर मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि 90% लोगों में एंडोस्कोपी नॉर्मल ही आती है और कहें तो 95% में भी नॉर्मल आती है। कुछ 5 से 10% केसेस में कोई तकलीफ बड़ी होती है जो कि एंडोस्कोपी में पकड़ी जा सकती है। दोस्तों, गैस और एसिडिटी छोटी बात लगती है, लेकिन अगर ये बार बार हो रही है तो इसे इग्नोर मत कीजिए। अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और जरूरत हो तो एंडोस्कोपी कराइए। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना ही आसान ट्रीटमेंट रहेगा। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। स्पाइसी और जंक फूड ना खाएं, खाने के तुरंत बाद सोने न जाएं, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं,
सुबह सुबह 1 से 1.5 लीटर पानी शुरुआत के 1 घंटे में पी लें। फाइबर रिच भोजन खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज और व्यायाम करें। खाने के बाद थोड़ा वॉकिंग करें। खाने के तुरंत बाद सोने ना जाएं, ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन ना लें, और अगर तकलीफ ज्यादा है तो एंडोस्कोपी कराएं। मैं हूं डॉक्टर सिंह, आप सबको याद दिलाता हूं, अपना पेट हेल्दी रखो तो दिमाग और दिल दोनों हेल्दी रहेंगे। ऐसे ही और हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल सिंह साहब मोटिवेशन। साइनिंग ऑफ।